कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 14 यानी गणित कथनों की जांच करना यानी प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की प्रश्नावली 1 है, इसको कराने जा रहा हूँ। इसको कराने से पहले बच्चों चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसमें चिन्ह जो दिए हुए हैं इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए, क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये बराबर का दिया है, इक्वल टू बोलते हैं, इज इक्वल टू पढ़ते हैं इसको। और ये छोटा है, से छोटा है मतलब दिया हुआ, ये पहले बराबर दिया है, अब किससे छोटा है यानी लेस देन इसको पढ़ते हैं। और ये जो चिन्ह है आपका, ये से बड़ा है मतलब ग्रेटर देन पढ़ते हैं इसको हम। और ये तीन बिंदी जो एक बिंदी ऊपर की ओर है इसलिए पढ़ते हैं, और यहाँ देयरफॉर पढ़ते हैं। और ये चूंकि है तो तीन बिंदी एक छोटी वाली नीचे आ गई है तो चूंकि पढ़ते हैं, इसलिए सिंस पढ़ते हैं यहाँ पे। और ये बराबर को काट दिया गया है मतलब बराबर नहीं है, इसे क्या कहते हैं, इज नॉट इक्वल टू, ये ऐसा बोलते हैं। ये आपको उल्टा भी बना के काट दिया गया है, इसका मतलब क्या है, सभी के लिए या प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल सभी मानों के लिए होता है। ये आपको एक छोटा सा एप्सिलॉन दिखाई दे रहा है, छोटा सा ई जैसा, ये का अवयव है मतलब इसका अवयव होना चाहिए, ये बताना। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ये अवयव नहीं है, काट दिया गया है तो अवयव नहीं है इसका, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ये लहराता हुआ दिखाई दे रहा चिन्ह आपको, ये समरूप है, इसे इज सिमिलर टू पढ़ते हैं। और ये दो बराबर और एक सिमिलर वाला चिन्ह लगा हुआ है, इसको सर्वांग समय पढ़ते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू। ये क्या है, इसमें एक बराबर का चिन्ह लगा के आगे एरो लगा दिया गया तो अंतर्भाव है या इंगित करता है, इसे एम्प्लॉयज टू पढ़ते हैं। और दो खड़ी लाइनें हैं, इसको समांतर पढ़ते हैं, इज पैरेलल टू। इन चिन्हों की सहायता से बड़ी बात को हम छोटे से शब्दों में कह जाएंगे। चलिए देखते हैं जरा के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है, बताइए कि निम्नलिखित गणित कथन सही है या गलत है, उत्तर का कारण भी लिखिए। तो चलिए पहला चल रहा है हमारा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 350 अंश होता है। तो ये तो कथन है, गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये 360 अंश होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो है ये कथन गलत हो रहा है, क्यों होता है, क्योंकि ये 360 अंश होता है। तो चलिए देखते हैं इसका हल निकालते हैं कैसे है। उपर्युक्त कथन गलत है, किसी भी चतुर्भुज को उसके विकर्ण द्वारा दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है। अब प्रत्येक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, अतः दो त्रिभुजों के अंतःकोणों का योगफल 360 होगा, न कि 350। मतलब ये आपने चतुर्भुज अगर बना दिया, कैसा भी चतुर्भुज बना दीजिए इसमें, और इसमें है कि ये विकर्ण से बांट दिया, तो ऊपर वाला एक त्रिभुज हो गया और एक नीचे वाला त्रिभुज हो गया। तो ये आपका ए बी सी और डी, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले एक त्रिभुज ए बी, त्रिभुज जो है ए बी डी हो गया, और प्लस का त्रिभुज डी बी सी, इसका भी कितना होगा, 180 अंश होगा, और इसका भी 180 अंश होगा। कुल मिलाकर के ये 360 अंश हो जाएगा। तो 360 को ये 350 कह रहे हैं, तो ये कथन हमारा गलत हो गया। इस तरह से हम तर्क लेकर के इसकी चर्चा करेंगे कि ये गलत है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, किसी वास्तविक संख्या x के लिए x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये देखते हैं सही है या नहीं है। तो उपयुक्त कथन सही है, क्यों है, क्योंकि देख लेते हैं x का मान अगर 0 लेते हैं, x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर ऐसे निकालना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर, तो ये 0 ही होगा, इसका मतलब ये बराबर हो गया। अब x बराबर m है तो x स्क्वायर बराबर m स्क्वायर हो गया, जो कि बड़ा है 0 से, यानी कि m का मान अब 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब x का मान अगर हम माइनस m ले लेते हैं तो x का मान माइनस m लेने से क्या हो जाएगा, माइनस m का यहाँ वर्ग हो जाएगा, जो कि m स्क्वायर ही हो गया। ये क्या है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर यही चीज दिखाई गई है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या हेतु x स्क्वायर जो है वो बड़ा है और बराबर है 0 के, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। चलिए अगले कथन की ओर चलते हैं। यह है, दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। तो इसको भी देख लेते हैं, ये सही है हमारा कथन। माना एक सम संख्या 2 के है तथा दूसरी सम संख्या 2k1 है, जहां k1 और k2 कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, तब उनका योग अगर करेंगे तो 2k प्लस 2k1 आ जाएगा, दो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर k1 और प्लस k2 बच जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, हमने क्या माना था, पहले ये k1 लिया था और एक और k लिया था ये, तो यहाँ पे जब जोड़ा हमने तो क्या बन गया, ये 2k और प्लस का 2k1 पड़ गया था ये। तो इन सब में से दो हमने कॉमन ले लिया है, दो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, k बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचा है, k1 बच गया है। अब यहाँ पूरे का मान m रख लेते हैं, यानी k प्लस k1 का क्या कह रहे हैं हम,
इसका मान हम m के बराबर कर दे रहे हैं। तो ये m ले लिया है तो यहाँ पे m रखा गया है, तो 2 गुणा m हो जाएगा ये। तो जहां m क्या है, k1 प्लस k2 यानी एक पूर्णांक हो गया। इसका मतलब क्या है, ये एक सम संख्या को दर्शा रहा है। अतः दो सम संख्याओं का जोड़ एक सम संख्या होता है। तो उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे दो सम संख्या है तो 4 भी एक सम संख्या है, इनको जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, ये भी सम संख्या ही है। तो ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, जोड़ किया तो भी सम संख्या आ गई। इस तरह से तर्कों के द्वारा हम उत्तर निकालते हैं। अब क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। देखते हैं तो उपर्युक्त कथन गलत है। देखते हैं कैसे, क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है, विषम नहीं है, तो ये गलत हो गया कथन हमारा। अगला देखते हैं 3n + 1 > 4 है। यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या है, इसका मान 4 से बड़ा है। तो देखते हैं उपर्युक्त कथन गलत है। क्यों गलत है, यदि n बराबर हम 1 रखते हैं तो 3 × 1 + 1 4 हो जाएगा। तो 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। 4, ये 3 और 1 4 हो गया, तो 4 जो है वो 4 से बड़ा नहीं होता। क्यों रखते हैं, क्योंकि 4 के बराबर होता है। ये चीज सही है, ये सही है, ये वाला कथन गलत हो गया। अतः क्या है, ये कथन हमारा गलत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ x² > 0, जहां x एक वास्तविक संख्या, तो रखते हैं देख करके। उपर्युक्त कथन गलत है, क्योंकि x को अगर हमने 0 रख दिया तो x को 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, तो 0 का वर्ग हो जाएगा। तो 0 का वर्ग तो 0 के बराबर हो गया, और जबकि ये क्या कह रहा है, x² को बड़ा बता रहा है 0, तो ये कथन हमारा गलत हो गया। तो यही यहाँ पे दिखाया 0 > 0, तो ये गलत हो गया। चलते हैं अगले पार्ट पे। a + b + c है, इसका ब्रैकेट पहले इसके साथ लगा रखा है इन्होंने। अब a + b + c है तो b + c को एक ब्रैकेट मिल गया। फॉर ऑल किसके लिए, a b c, कोई भी नेचुरल नंबर, n का मतलब नेचुरल नंबर, कोई सा भी नेचुरल नंबर रखते हैं। तो ये कथन हमारा सही है, क्योंकि ग्रुप बदल करके अगर हम बदलते हैं तो साचार्य के नियम का पालन करते हैं, यानी कि सभी मतलब नेचुरल संख्याओं का योगफल भी नेचुरल संख्या होती है। तो ये बताया a + b और +c है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a b c जो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो a + b + c साचार्य के नियम से कर सकते हैं, इसके ग्रुप को बदल सकते हैं। तो ये राइट हैंड साइड हमारी दोनों सत्य है, अर्थात कथन हमारा सत्य है। जैसे कि हमारा ऐसा जोड़ सकते हो, 3 + 4 + 7 है, तो एक बार ब्रैकेट यहां लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 + 7 4 11, ये हो गया 14। और अगर 3 + 4 ले लें और प्लस का 7 ले लें, अब इस वाले ब्रैकेट को जोड़ दीजिए तो 7 + 7 हो गया, तब भी ये 14 है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है, अतः हमारा कथन सत्य है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं हम। ये दिया हुआ है p - q + r बराबर है p - q + r फॉर ऑल p q r बिलोंग्स टू q। तो q रेशनल नंबर होता है। तो ये कथन क्या है, हमारा गलत है बच्चों, ध्यान रखना, ये कथन हमारा गलत हो गया। क्यों हो गया, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के p - q ले लिया और प्लस का r ले लिया, तो p - q + r हो जाएगा। और p माइनस अगर कॉमन लेंगे तो बच्चों अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो गया राइट हैंड साइड को लेकर के, तो यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारा कथन गलत हो गया बच्चों, इसलिए दोनों साइड हमारी सही नहीं आ रही। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अतः कथन क्या हुआ, हमारा गलत हो गया। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। चलिए अगली तरफ को बढ़ते हैं हम लोग जरा। एक और ये दिया हुआ x + y - z बराबर x + y - z फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x y z रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या ले, ये कथन बच्चों बिल्कुल सही है। कैसे, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी है, तो ले लेते हैं x + y और - z है, तो x + y - z हम कर सकते हैं। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, यहाँ पे साचार्य का नियम लागू हो जा रहा है, अतः यह कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया हमारा। इसको कैसे समझ सकते हो, इसमें ऐसे समझ सकते हो जैसे कि 5 है, प्लस का 7 है और माइनस का 2 हो गया। तो पहले क्या करा हमने, ब्रैकेट यहां लगा दिया है इस जगह पे। इसको हल करके देखते हैं, तो 5 और 2 7, 7 और 5 12 हो गया, और माइनस का 2 हो गया, कितना आ गया, 10 हो गया। अब जो है 5 + 7 - 2 कर लेते हैं, तो 5 + 5 हो जाएगा, जो कि 10 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कथन सत्य है। तो ये सत्य कथन को भी हम चेक कर सकते हैं, क्या है ये सही है या नहीं है। अब ये अगला प्रश्न आ रहा, नीचे की सूची में कुछ अभिग्रहित प्रमेय एवं परिभाषाएं दी गई हैं। तो कथन 1 है, पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है अभिग्रहित है। कथन 2 है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होता है, ये परिभाषा है। कथन 3 है, यदि n विषम पूर्णांक है तो n = 2k + 1
लिखा जा सकता है, जहां के कोई पूर्णांक है, ये परिभाषा दी हुई है। कथन 4 है, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये पर में दी हुई है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कथन 5 भी दिया हुआ है, यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये अभिग्रहिति दी हुई है। तो ऊपर के दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दी गई जानकारियों के लिए संभव निष्कर्ष कथन लिखिए। चलो लिखते हैं। पहला नंबर 1 है, त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज एक्स वाई जेड में आर एस बराबर एक्स वाई, एस टी बराबर वाई जेड और टी आर बराबर जेड एक्स, यानी तीनों भुजाएं बराबर है इसमें। तो चूंकि यहां देखना है हल में त्रिभुज आर एस टी की भुजाएं त्रिभुज एक्स वाई जेड की संगत भुजाओं के बराबर है, अतः कथन 4 से निष्कर्ष कथन क्या है, त्रिभुज आर एस टी सर्वांग सम होगा। इस सर्वांग सम का चिन्ह बच्चों त्रिभुज एक्स वाई जेड के किससे हो गया, ये बाई एस एस एस, तीनों साइड इक्वल हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया हुआ एक और ए बी बटे 2 बराबर ए सी है, इसमें कथन देखना है, अर्थात ए बी जो है ए सी का आधा है। तो कथन 1 से सही है निष्कर्ष, यानी कि ए सी का मान बड़ा है ए बी से। ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा बच्चों मुझे। यहां बच्चों ये नहीं आएगा, ये गलत है आपका। ये AC का मान AB से छोटा हो जाएगा, ध्यान रखना। AB को 2 से भाग दे रहे हैं तब AC के बराबर हो गया, इसका मतलब AB बढ़ा हुआ। तो ये आप उसको सही कर लेंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए थर्ड को देखते हैं। 1 बराबर दिया है K प्लस 5 बटे 2, इससे 2M बराबर K प्लस 5 हो गया है, यानी कि इधर M ले लिया है। तो जहां KML जो है वो रियल नंबर है। तो देख लेते हैं। पहले 1 बराबर K प्लस 5 बटे 2 है, तो इसको 2 की इधर गुणा कर दीजिए तो 2 आ जाएगा ये। तो K प्लस 5 बराबर 2 हो गया और K प्लस 5 बराबर 2M आ गया। तो समीकरण 5 के कथन से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 दोनों से ले रहे हैं, 2M बराबर 2 यानी M बराबर 1 हो गया। ये निष्कर्ष हमारा निकलता है इसमें कि M का मान 1 हो गया है। चलिए एक और दिया हुआ है चौथा, त्रिभुज DEF में DE बराबर नहीं है EF के, ये भी बराबर नहीं है FD के। तो ये क्या हुआ हल, चूंकि त्रिभुज DEF की भुजाएं परस्पर बराबर नहीं है, अतः कथन 2 से निष्कर्ष कथन क्या हुआ, त्रिभुज DEF विषम बाहु त्रिभुज है। ऊपर वाले कथनों का ही प्रयोग करना है। ये पांचवा है, 141 एक विषम पूर्णांक है। देखते हैं हल इसका। 141 बराबर 2 गुणा 70 धन 1 हो गया, यानी यहाँ 70 एक पूर्णांक है। अतः कथन 3 से निष्कर्ष निकालते हैं, कथन 141 एक विषम पूर्णांक है, यानी कि ये विषम संख्या है। अब अगला प्रश्न आ रहा है आपका, यदि n1 और n2 दो सम पूर्णांक हैं तथा k1 और k2 कोई दो पूर्णांक हैं, तब सम पूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके n1 और n2 को क्रमशः k1 और k2 के रूप में लिखिए। तो चलिए देखते हैं, गुणा n1 और n2 के k1 और k2 के रूप में लिखिए। तो देखते हैं नंबर 3 है ये, n1 प्लस n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए। चौथा है, n1 गुणा n2 सम संख्या है या विषम है, क्यों है बताना है, और n1 प्लस n2 सम संख्या है या विषम संख्या, ये भी बताना है क्यों है। ये पूरा प्रश्न है बच्चों, अभी तक कोई उत्तर की एक भी लाइन नहीं लिखी गई है। अब हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे जरा। तो पहले वाले पार्ट को ले रहे हैं, यदि k1 और k2 दो पूर्णांक है तथा n1, ये जो n1 है और n2 है, दो सम पूर्णांक है, तब सम पूर्णांक की परिभाषा से क्या होगा, n1 तो हो जाएगा 2k1 और 2k2 तथा n2 बराबर 2k1 या 2k2 हो जाएगा। तो n1 बराबर 2k1 तथा n2 बराबर 2k2। तो n1 गुणा n2 लेते हैं, 2k1 गुणा 2k2 तो कितना हो जाएगा, 4k1 k2। तीसरे में n1 बराबर 2k1 है और n2 बराबर 2k2 है, तब n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा, 2k1 और प्लस 2k2 रख दिया, 2 कॉमन आ गया तो k1 प्लस k2 आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर आ गया। तो बच्चों ये ऐसे ही आंसर निकालना और कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ये। यहाँ भी देखो चौथे को भी n1 गुणा n2 है, तो इसमें n1 का मान रख दिया हमने 2k1 और n2 का मान भी रख दिया 2k2, दोनों की गुणा करेंगे तो 4k1 k2 आ जाएगा। ये यहीं पे आंसर है। क्योंकि k1 k2 एक पूर्णांक है, अतः 4k1 k2 एक सम पूर्णांक होगा, अतः n1 गुणा n2 एक सम संख्या होगी, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। चलिए यहां देखते हैं पांचवे वाले में, n1 धन n2 में क्या हो जाएगा, ये 2k1 है यहाँ पे और 2k2 दो कॉमन आ जाएगा तो k1 प्लस k2 हो गया। k1 प्लस k2 का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, धन पूर्णांक हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
समपूर्णांक हो गया। तो k1 प्लस k2 एक पूर्णांक है, अतः 2 k1 प्लस k2 एक समपूर्णांक होगा, अतः n1 प्लस n2 एक सम संख्या होगी। चलिए अगला प्रश्न है, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है जहां a b c और a बराबर नहीं है 0 के, तो इनमें से कौन से समीकरण द्विघात समीकरण हो सकते हैं और कारण भी लिखिए। ऊपर कारण दे चुके हैं, अगर कहीं गड़बड़ होगा तो इन्हीं कारणों का हम प्रयोग करेंगे। तो पहला दिखा रखा है इन्होंने ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0, ये तो हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि a का मान 0 नहीं है और bx प्लस c 0। सेकंड में देखते हैं bx प्लस c 0, इसमें a 0 है, यहां पर क्या हुआ a 0 हो गया, तो ये नहीं है हमारे पास, यहां लिखना है द्विघात समीकरण की क्या द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि a का मान 0 हो गया। इसके बाद थर्ड में देखते हैं ये ax स्क्वायर प्लस c है, तो a का मान 0 नहीं हुआ, अतः ये भी द्विघात समीकरण है, तो यहां भी लिखना है ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण, क्योंकि a का मान 0 नहीं है। चौथे में देखिए क्या है, ax स्क्वायर बराबर 0 है, यहां पर भी a का मान 0 नहीं है, अतः ये भी द्विघात समीकरण है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद लास्ट में आता है bx बराबर 0, यहां पर a 0 हो गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि a बराबर 0 है। तो इस तरीके से आप तर्क करके इसको आंसर को दे सकते हैं। प्रश्न 5 है, नीचे दिए परिमेय संख्या है q की परिभाषा है, तो q बराबर होता है p बटे q, ये परिभाषा होती है हमारी परिमेय संख्या की, जहां सभी मानों के लिए p और q बिलोंग्स टू i है, इंटीजर है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 या q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो पहला लेके चल रहे हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा शब्दों में लिखिए, तो यह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q शून्य नहीं है, यानी q जो है वो 0 नहीं है। अब अगला ये क्या 6 बटे 0 परिमेय संख्या है? तो नहीं है क्योंकि q का मान 0 हो गया, तो यह हल है, नहीं है क्योंकि q का मान 0 है। चलते हैं, यह है क्या 81 बटे 1 परिमेय संख्या है, तो परिभाषा के आधार पर कारण बताइए। तो 81 बटे 1 में p बराबर 81 हो गया और q बराबर 1 हो गया, p का मान ये और q का मान, क्योंकि 81 बटे 1 को हम p बटे q के रूप में लिखेंगे, तो p कितना हो गया 81 हो गया और q कितना हो गया 1 हो गया। किसके आधार पर क्या हो गया? यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या हुई। चलिए आगे देखते हैं, ये चौथा, यदि b प्लस 9 बटे a माइनस 5 एक परिमेय व्यंजक है जहां a b जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और हो, तो a का कौन सा मान मान्य नहीं है और क्यों? तो देखते हैं बच्चों, जो नीचे का मान अगर 0 हो जाता है यानी b माइनस 5 का मान 0 ले लेंगे तो b बराबर 5 होगा और यही मान्य नहीं होगा, तो ये क्या हो गया मान्य नहीं है उपरोक्त कथन के लिए। तो यहां पर क्या कहेंगे a बराबर 5 मान्य नहीं है क्योंकि a बराबर 5 लेने पर q बराबर 0 हो जाएगा, जो हम p बटे q की फॉर्म में लेते हैं तो ये b प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ a माइनस 5 है, तो ये मान आपका 0 हो जाएगा यानी q बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये लिखा है 0 हो जाएगा, जबकि परिमेय संख्या है तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। पांचवा है, यदि p स्क्वायर प्लस 7 बटे q स्क्वायर माइनस 25 परिमेय व्यंजक है, तो यहाँ q का मान 5 और माइनस 5 क्यों नहीं हो सकता? परिभाषा का उपयोग करके बताना है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये मान जो है p बटे q की फॉर्म में ले सकते हैं, तो इसको ले लीजिए p बटे q, तो बराबर कितना हो गया p स्क्वायर प्लस का 7 और बटे में q स्क्वायर माइनस का 25। तो ध्यान रखना q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो q स्क्वायर क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तो q स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे माइनस का 25 हो जाएगा, तो q स्क्वायर माइनस 25 0 नहीं के बराबर, तो q स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये 25 हो जाएगा, तो q डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो यहीं पे ये लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा q का मान 5 और माइनस 5 लेने पर दोनों ही स्थितियों में व्यंजक में हर का मान शून्य हो जाएगा और परिमेय व्यंजक की परिभाषा से व्यंजक का हर शून्य नहीं हो सकता, अतः ये मान नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार के कुछ और कथन सोचकर लिखें जिन्हें सीधे सीधे निगमन तर्क पर सिद्ध किया जा सकता है। तो उत्तर है ये, नंबर 1 सभी वर्ग आयत होते हैं, नंबर 2 सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, नंबर 3 p प्लस 10 बराबर q और q बराबर r, तब p प्लस 10 बराबर r होगा। क्या a
एम्प्लॉयज दैट बी, यह दिखाता है कि बी एम्प्लॉयज दैट ए, कारण भी बताइए। तो चलिए एक एक हल लेते हैं। तो ए बिलोंग्स टू बी, तो कोई अवयव आवश्यक नहीं है कि बी बिलोंग्स टू ए उदाहरण के लिए हो। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं, त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज एबीसी समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। चूंकि ए एक समबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। अतः ए बिलोंग्स टू बी है कहा जा सकता है, परंतु बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तब इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, अतः बी बिलोंग्स टू ए नहीं कहा जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन कथनों में सही तार्किक संबंध पता करें और चिन्ह एम्प्लॉयज दैट का उपयोग करके दर्शाएं। तो यह है नंबर 1, पी कथन है चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है, और क्यू कथन है चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग है। तो क्यू बिलोंग्स टू पी, क्यू बिलोंग्स टू पी मतलब, और दूसरा है बिंदु पी रेखा एल और एम पर स्थित है और बी रेखा एल और एम पर स्थित है, समांतर है। तो उत्तर इसका क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू बी। ध्यान रखना यहाँ पे उत्तर जो है क्यू बिलोंग्स टू पी है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा इसका, ए बिलोंग्स टू पी, बी हो जाएगा। चलिए निम्न कथनों का निषेधक कथन लिखिए, मतलब इसका उल्टा कथन लिखना है, ऋणात्मक कथन लिखना है। तो यह है आपका, स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये निषेधन क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है। अगला है हमारे पास, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। निषेध क्या होगा इसका, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा नहीं होता है। ऋणात्मक वाक्य बनाना है बच्चों। यहाँ आर दिया है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ऋणात्मक संख्या है, तो उसका उल्टा लिखेंगे। ये निषेध इसका साथ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो निषेधन कथन ये ऐसे ही बदले जाते हैं, उनका ऋणात्मक चिन्हों में बदल देते हैं। यानी सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणा दोनों परिमेय संख्याओं से बड़ा होता है, ये देखना है। तो चलो देखते हैं, दोनों परिमेय संख्या ले ली हमने, 5/3 लिया और 2/3 ले लिया। तब गुणा करके देखते हैं, 5/3 गुणा 2/3, ये देखो 5/3 है गुणा 2/3 कितना हो गया, ये 10/9 आ गया। तो 10/9 क्या ये बड़ी है या छोटी है, देखते हैं। तो 10/9 जो है वो छोटी है 5/3 से। तो इस प्रत्युदाहरण से दिया गया कथन असत्य सिद्ध हुआ, मतलब ये हमारा कथन सत्य नहीं है। चलिए आखिरी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, सभी समरूप आकृतियां सर्वांग भी होती हैं। चलो देखते हैं, सभी समरूप तो सर्वांग नहीं हो सकते हैं। कारण है इसका, देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा तथा 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 वर्ग लेते हैं। दोनों वर्गों की प्रत्येक कोण तो 90 अंश के होंगे, अतः दोनों वर्ग समरूप हैं। परंतु भुजाओं की माप अलग होने के कारण वे सर्वांग नहीं है। इस प्रकार यह उदाहरण दिए गए कथन को असत्य सिद्ध करता है। तो ऐसा ये सिद्ध हुआ। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो रही है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लग रहा है और आगे मैं कौन सी वीडियो बना के भेजूं। या कोई डाउट्स होता है बच्चों तो व्हाट्सएप में मेरे को डाल दिया करो, सर ये वाले क्वेश्चन डाउट में मैं उसको बता दूंगा, या इसमें कमेंट्स कर दिया करो तो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। असाइनमेंट मैंने डाल दिया है, आशा है कि आप लोगों को मिल गया होगा और उसे भी देख कर अपना काम पूरा कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।